हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो आज हम लोग जेई मेंस 2026 का 21 जनवरी 2026 का शिफ्ट टू मतलब इवनिंग शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि मेमोरी बेस्ड सोल्यूशन है। तो शिफ्ट 21 जनवरी 2026 का शिफ्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो गया है चैनल पे। तो केमिस्ट्री का हम लोग 2026 का शिफ्ट टू का पेपर आज सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि 2026 का जो पेपर सॉल्यूशन है, ये सॉल्व करने का एक फायदा क्या होता है तुम्हारे पास कि तुम्हें पता चल जाता है कि पहले शिफ्ट में शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में तुम्हें देखने आएगा कि थोड़ा सा कॉमन तो जो भी मिला है वो देखने को मिल जाएगा। और बाकी पेपर्स में भी अगर कुछ बाई चांस कॉमन मिल जाए या फिर कोई कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए तो तुम्हारा एक तरह से फायदा हो जाता है। तो दैट्स अ फैक्ट कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करने का एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। एंड ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करने से वजह से। तो जो भी मर्जी है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एक बार देख के जाओ, तुम्हारे लिए फायदा ही है। तो जिन लोगों को नहीं पता, आई एम नीलव मलिक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, जस्ट अ पोस्ट ग्रेजुएट। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2026 का 21 जनवरी का शिफ्ट टू मतलब इवनिंग शिफ्ट वाले क्वेश्चंस। अब देखो, क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन पे क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर वन पे बोला है, when 8.74 ग्राम MnO2 is treated with HCl, then what will be the weight of Cl2 ग्राम ऑक्टेंट। तो मोलर मास ऑफ बोला है, मोलर मास ऑफ MnO2 बोला है 87.4 ग्राम मोल। तो 8.74 ग्राम MnO2 को ट्रीट किया गया HCl से। तो अगर MnO2 को MnO2 को तुम HCl से ट्रीट करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस निकलेगा। क्लोरीन गैस के साथ साथ तुम्हारे पास तुम्हारा क्लोरीन गैस तो निकल रहा है, क्लोरीन। तो तुम्हारे पास MnO2 के साथ जब HCl का रिएक्शन होता है, MnO2 के साथ HCl का जब रिएक्शन होता है, तुम्हारे पास क्या निकलता है? MnCl2 का फॉर्मेशन होगा और तुम्हारे पास क्लोरीन गैस निकलेगा और वाटर फॉर्मेशन होगा। उसके साथ साथ क्लोरीन गैस और वाटर फॉर्मेशन होता है। अब देखो, अगर रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे तो इधर 4 क्लोरीन है, तो चार तुम्हारे पास ये हो जाएगा और 2H2 हो जाएगा। तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या दिया है? 8.74 ग्राम दिया है। और मोलर मास ऑफ MnO2 को दिया है 87.4 ग्राम मोल इनवर्स। तो तुम्हारे पास मोल्स ऑफ MnO2 कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ MnO2 आ जाएगा 8.74 डिवाइडेड बाय 87.4। तो तुम्हारे पास कितना है? 0.1 मोल्स है। तो 0.1 मोल्स और ट्रीटेड विद HCl दिया है, तो व्हाट विल बी द क्लोरीन। तो लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारे पास क्या है? MnO2 तुम्हारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट के साथ इसने पूछा क्या है कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ क्लोरीन। वेट ऑफ क्लोरीन भी कितना आ जाएगा? इसका भी 0.1 मोल आ जाएगा। अगर इसका भी 0.1 मोल्स आ रहा है, क्लोरीन का मोलर मास कितना होगा? मोलर मास ऑफ Cl2 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 35 प्लस 35.71 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। 70 और तुम्हारे पास मोल्स कितना है? तो टोटल मास कितना आ जाएगा? टोटल मास इजिकल टू मोल्स इंटू मोलिकुलर मास। तो 0.1 इंटू 71 ग्राम मोल इनवर्स, मतलब अल्टीमेटली तुम्हारे पास कितना आ रहा है? 7.1 ग्राम आ रहा है। तो 7.1 तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट ऑप्शन 7.1 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। ओके। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट द bond energy of CH in CH4। तो डेल्टा दिया है, डेल्टा H ऑफ CH4 गैस इज माइनस x किलोजूल मोल इनवर्स। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि बॉन्ड एनर्जी के साथ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4 निकालने बोला है। और डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 दिया है, डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ कार्बन दिया है और बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH भी दिया है। तो सीधी बात, अगर तुम्हें इस रिएक्शन को करना है तो इस रिएक्शन को मैं लिख सकता हूँ, कार्बन के साथ जब दो हाइड्रोजन गैस मेरे पास रिएक्ट करेगा तो मेरे पास CH4 गैसेस का फॉर्मेशन करेगा। तो CH4 गैसेस का डेल्टा एच फॉर्मेशन के लिए तुम्हारे पास क्या चाहिए? तुम्हारे पास कार्बन का चाहिए, कार्बन का डेल्टा एच सब्लिमेशन चाहिए, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन। और प्लस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए, दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल चाहिए। तो 2 बॉन्ड एनर्जी, 2 एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और उसके साथ साथ तुम क्या माइनस करोगे? -4 इंटू। तो तुम्हारे पास रिएक्ट फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो फॉर्मेशन हो रहा है तो तुम्हारे पास इसका दोनों का कर दिया एनर्जी का। और माइनस क्या करोगे कि जो कि निकलेगा, ये तुम्हारे पास कौन सा होगा? एंडोथर्मिक वाला होगा। और पीछे वाला कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक वाला होगा। तो CH4 का क्या पूछा है? CH4 का डेल्टा एच निकलेगा, CH4 का। तो -4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड
बॉन्ड एनर्जी और सी एच बॉन्ड। ठीक है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन इसका क्या देखना है, इसका -x दिया है। डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन दिया है ना, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन y है। 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच क्या दिया है, 2 इंटू जेड दिया है। माइनस तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच आ जाएगा। तो इधर यही तो पूछा है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच ही तो पूछा है ना। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच, फोर सी एच इजिकल टू क्या आ जाएगा, वाई प्लस टू जेड प्लस एक्स, वाई प्लस टू जेड प्लस एक्स ही तो आ जाएगा ना। तो इसके बाद अगर तुम बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच कर दोगे तो ये क्या, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड बाई फोर, ये तुम्हारे पास अल्टीमेटली आंसर आ गया। तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में following transitions are made by an electron in a hydrogen like species, find the energy order of the immediate photon। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। जो पहला क्वेश्चन आया, पहले दोनों क्वेश्चन तुम्हारा स्टोइचियोमेट्री रिलेटेड ही है। सेकंड वाला तुम बोल सकते हो कि थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट इधर इंक्लूडेड है। थर्ड वाला तुम्हारे पास क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हें पता है कि हम लोग लाइमन मतलब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते तब हम लोग बहुत सारे सीरीज पढ़ते हैं। अगर हम लोग सीरीज ड्रॉ करने जाए, जस्ट सेकंड, हाँ, एक सेकंड मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो तुम्हारे पास ऐसे 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 बहुत सारे लाइंस बनता है ऐसे। और जो ग्राउंड वाला होता है n = 1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। सेकंड n = 2, उसको क्या बोलते हैं, उसके उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। n = 3, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेस्टियन सीरीज। ऐसे हम लोग ऐसे चलते हैं। फोर्थ लाइन n = 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। अब जो तुम्हारे पास क्या बोला है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब ये वाला लाइन होगा। अब सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मतलब तुम्हारे पास 4 से 2 में जा रहा है। उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ पेस्टियन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ पेस्टियन सीरीज मतलब इधर ये फर्स्ट लाइन होता, ये से तुम्हारे पास सेकंड लाइन है, ये तुम्हारे पास थर्ड लाइन है। मतलब मेरे पास n = 6 से n = 3 पे जा रहा है। और फोर्थ लाइन ऑफ पेस्टियन सीरीज, फोर्थ लाइन इधर तुम्हारे पास 6 7 8, 8 से तुम्हारे पास किस में आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है। तो मैं अगर एक चारों लाइन का लिख दूं तो चारों लाइन का क्या कितना आ रहा है, जो तुम्हारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोला है उसके लिए n1 तुम्हारे पास 1 है, n2 तुम्हारे पास क्या है, 2 है। सेकंड के लिए सेकंड लाइन ऑफ तो उसके लिए 2 4 आ जाएगा, उसके बाद 3 से 6 आ जाएगा, उसके बाद 4 से 8 आ जाएगा। अब तुम्हें अगर पता है लाइन डेल्टा एनर्जी क्या भी तो पूछा है ना, डेल्टा एनर्जी तो फाइंड द एनर्जी ऑर्डर ऑफ द इमीडिएट फोटोन। तो डेल्टा एनर्जी मेरे पास कितना हो जाएगा, 13.6 z² बाई 1/n1² माइनस 1/n2²। यही तो पूछा है ना। तो 1/n1² बाई n2² अगर तुम्हें पूछा है तो इधर देखो 13.6 z² तो हमारे तुम्हारे पास हर एक केस के लिए कॉमन हो जाएगा। तो तुम्हें बेसिकली कंपेयर करना है ये वाला टर्म अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली n2 माइनस n1 और n1² करोगे तो इधर इंटू प्लस n1 आएगा, n2 और बाई n1 n2 आएगा। तो ये अगर करने जाओगे n1² बाई n2², तो ये अगर करने जाओगे तो पहले वाला टर्म के लिए क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास 2 - 1 इंटू 2 + 1 मतलब 3 बाई तुम्हारे पास 4 आ जाएगा फर्स्ट टर्म के लिए। सेकंड टर्म ये कितना आ रहा है, 3/4 आ जाए। पहले का टर्म के लिए तुम्हारे पास 3/4 आ रहा है ये वाला टर्म। तो 3/4 वाला टर्म आएगा। सेकंड वाले के लिए क्या आ रहा है, 2 + 4 तुम्हारे पास 6 आ रहा है, 6 × 2 बाई 4² 16, 16 तो 4² तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। देखो नीचे जाते जाते तुम्हारे पास इधर क्या आ जाएगा, 12, 12 से कट कर दो तो 3 आ जाएगा, 3/16। तो अल्टीमेटली इसका 3/16 आ जाएगा। ऐसे तुम्हारे देखो इसमें बढ़ गया ना, तो तुम्हारे पास नीचे स्क्वायर करके बढ़ रहा है, n1 n2 का स्क्वायर बढ़ रहा है ना। उसके बाद 3 × 3 = 4 8, तो नीचे जाते जाते तुम्हारे पास डेल्टा एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एनर्जी गिरेगा। अगर तुम्हारे पास डेल्टा एनर्जी गैप डिक्रीज कर रहा है, अगर एनर्जी गैप सीधी सीधी डिक्रीज कर रहा है तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास एनर्जी ऑर्डर ऑफ द इमीडिएट फोटोन, तो एनर्जी भी गिरेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सबसे ज्यादा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर तुम ऐसे भी देखने जाओगे फर्स्ट लाइन ऑफ इधर डायरेक्ट एनर्जी लिख लो ना, इसका -13.6 होता है, इसका -3.4 होता है, इसका -1.1.51 होता है, ऐसे चलता रहेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसका रहता है, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप लाइमन सीरीज और बार्मर सीरीज के बीच में ही रहता है ना। तो जितना ज्यादा तुम ऊपर जाओगे उतना ज्यादा क्या होता रहेगा, जितना ज्यादा
हाँ, जितना ज़्यादा n तुम्हारे पास बढ़ता है, डेल्टा एनर्जी गिरेगा ना, तो एनर्जी गैप डिक्रीजेस, एनर्जी गैप बिटवीन द लाइंस डिक्रीज करता है, बिटवीन द लाइंस डिक्रीजेस, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो तुम्हारे पास फाइनल ऑर्डर क्या आ जाता है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ठीक है। इतना क्लियर है? उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि फॉर द डेनियल सेल सिलेक्ट करेक्ट वेरिएशन ऑफ इनर्ट सेल विद द टाइम। इनर्ट सेल का डेनियल सेल के लिए इनर्ट सेल क्या होता है, इनर्ट सेल कांस्टेंट होता है। वो टाइम के साथ साथ तुम्हारे पास, सॉरी, इधर ना हर एक केस के लिए टेम्परेचर नहीं होगा, ये इधर इधर तुम्हारे पास टाइम होगा। इधर तुम्हारे पास टाइम हो रहा है, तो ये इनॉट जो सेल होगा और इधर इनॉट होगा। तो इनॉट जो सेल होगा ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये टाइम के साथ साथ ये टेम्परेचर नहीं होगा, ये टाइम होगा, ठीक है। ये इसको सही कर लेना। ये तुम्हारे पास इनॉट सेल क्या हो जाएगा, टाइम के साथ साथ इसका कांस्टेंट होता है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो और कुछ नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि ए इनिशियल प्रेशर ए गैस से बी गैस प्लस सी गैस जा रहा है। तो ये हम लोग रिएक्शन लिखते थे। ए गैस से तुम्हारे पास क्या जा रहा है, बी गैस जा रहा है, प्लस सी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। इनिशियल प्रेशर ऑफ ए कितना बोला है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए बोला है 1 बार, एंड आफ्टर 100 मिनट्स, तो टी इक्वल टू 0 पे तुम्हारे पास 1 बार था। टी इक्वल टू 100 मिनट्स पे इसका 1 माइनस पी होगा, तो इसका पीपी फॉर्मेशन हो जाएगा। पीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो तुम्हारे पास टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, पी टोटल अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस पी प्लस तुम्हारे पास 2 पी, मतलब 1 प्लस पी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर 1 प्लस पी का फॉर्मेशन हो रहा है और टोटल कितना हो रहा है, 1.5 बार प्रेशर हो रहा है, 1.5 बार प्रेशर हो रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ डेड कांस्टेंट बोला है, तो टोटल प्रेशर तो तुम निकल गया। अब देखो तुम्हारे पास क्या लिखा है कि 1 प्लस पी इजिकल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1.5 आ रहा है, तो पी का वैल्यू इजिकल टू तुम्हारे पास 0.5 बार आ रहा है। अब अगर के का पूछूं, एज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई तुम्हारे पास 1/t, टाइम कितना दिया, 100 मिनट दिया, 1/t 100 मिनट, और मिनट इनवर्स में ही पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। एल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एल इधर तुम्हारे पास पी है, तो अल्टीमेटली 1/0.5 नहीं हो जाएगा, एल एन जीरो, क्योंकि 1/80 वन बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तुम्हारे पास 0.5 ही आ रहा है, इसका 1 माइनस पी करने जाओगे तो तुम्हारे पास 0.5 आ जाएगा। तो ये अगर 0.5 आ रहा है तो इसका वैल्यू निकाल लो, के इंटू 1/100 इंटू एल एन 1/0.5। अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें पता है कि 5 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 1/100 इंटू तुम्हारे पास एल एन टू हो जाएगा। एल एन टू का वैल्यू कितना आता है, 0.693/100, 0.693/100 मतलब 6.9 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, 6.9 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस इज एल्यूमिनियम मैग्नीशियम Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस। अब देखो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के केसेस में तुम्हें क्या पता है कि देखो इधर दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों एटॉम है, ये ध्यान से देखना, और इधर दोनों के दोनों तुम्हारे पास क्या है, आयन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हारे पास जो एटॉम होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है rather than आयन। हमेशा आयन का साइज ऑब्वियसली छोटा होगा, आयन का साइज ऑब्वियसली छोटा होगा, तो तुम्हारे पास जो एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम आता है, तो तुम्हारे पास जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, अब तुम देखने जाओगे तो हम लोग अगर पीरियड वाइज देखें, पीरियड वाइज अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाए, पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो तुम्हारे पास क्या होता है, पीरियड वाइज अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव का इंक्रीज होता है। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा मतलब तुम्हारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होगा तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या होगा, रेडियस, जो रेडियस है, रेडियस छोटा होगा तो साइज छोटा होगा। तो एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम आता है, सॉरी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आएगा तो मैग्नीशियम का साइज ज्यादा आएगा रेदर देन एल्यूमिनियम। उसके बाद देखो, उसके बाद Mg2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस का दिया है, तो Mg2 प्लस का साइज हमेशा एल्यूमिनियम 3 प्लस से ज्यादा आएगा। ये तो इतना, इसका 2 प्लस साइज है, इसका 3 प्लस है। तुम अगर इसका 3 प्लस है, Mg2 प्लस है और इसका एल्यूमिनियम 3 प्लस है, तो इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास सेम आ जाएगा,
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का एक अंतर रह जाएगा। इसके इसके अंदर एल्यूमिनियम के अंदर नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एल्यूमिनियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा तो तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो तुम्हारे पास साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद Mg2+, उसके बाद एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, इतना क्लियर है। ये तुम्हारे पास अल्टीमेट ऑर्डर आ रहा है। तो स्टेटमेंट वन का करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अब ऑफ स्टेटमेंट टू में तो स्टेटमेंट वन तुम्हारे पास क्या है, स्टेटमेंट वन तुम्हारे पास फॉल्स है। स्टेटमेंट टू में बोला है एटॉमिक साइज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज मेनली जो डिपेंड करता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज तो दोनों स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर 1 and 2 फॉल्स होगा। एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिपेंड ऑन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड depends on the effective nuclear charge and the shell number। अगर तुम पीरियड वाइज देखोगे, अगर तुम्हारे पास पीरियड वाइज तुम जाओगे तो तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। जेड इफेक्टिव बच के वजह से उसके बाद साइज तुम्हारे पास घटता है। अगर तुम ग्रुप वाइज देखोगे, अगर तुम ग्रुप वाइज इसको देखने जाओगे तो ग्रुप वाइज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, शेल नंबर डोमिनेट करेगा। शेल नंबर डोमिनेट्स, अगर शेल नंबर डोमिनेट करेगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस ऑप्शन के लिए ऑप्शन नंबर टू इज द ट्रू फॉल्स हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर पीरियोडिक टेबल में बहुत ध्यान से पढ़ना, इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन का एनर्जी आता है ये एनसीईआरटी में भी दिखा है। इसका बहुत लोग गलत पढ़ा देते हैं। फ्लोरीन को बगल में Cl2 का बगल में दे देते हैं। तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर याद रखना। देखो ये जेईई मेंस का 2026 का सेकंड शीट में पहला दिन ही सेकंड शीट में आ गया। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर Cl2 Br2 F2 I2। ये तुम्हारे पास ध्यान रखना, इसको मतलब ये गलती से भी भूलना मत। ये हम लोग थ्योरी का इसका थोड़ा एक्सेप्शनल हो जाता है, इसका वैल्यू थोड़ा याद रखना पड़ता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड है। थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर में, एनसीईआरटी का थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर में इसका डेटा भी दिया हुआ है। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ध्यान रखना। अल्टीमेटली बेसिकली होता क्या है, इसका फ्लोरीन का चला क्यों जाता है, इससे थोड़ा सा पीछे, मतलब पहले फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होना चाहिए था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मगर फ्लोरीन का केस में क्या होता है, फ्लोरीन का केस में तुम्हारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है तो तुम्हारे पास क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है तो बॉन्ड एनर्जी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा। क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरे पास घट गया तो सीधी बात है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में मेरे पास कम एनर्जी लगेगा। अगर बॉन्ड को तोड़ने में मेरे पास कम एनर्जी लग रहा है, ऑब्वियसली मेरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा। और सेकंड स्टेटमेंट का बोला है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तुम्हारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर तो नहीं होता। अगर तुम्हारे पास मान लो कोई ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इन दोनों के केसेस में तुम्हारे पास जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आएगा, ऑब्वियसली इन दोनों के केसेस में क्या हो जाएगा, इनके केस में 3 बॉन्ड है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3, और इसका बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारे पास क्या है 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 जिस केस के लिए होगा उस केस के लिए ऑब्वियसली तुम्हारे पास क्या है, इस केस के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। और इस केस के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर पे तो डायरेक्टली, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये सेंटेंस याद रखना, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो स्टेटमेंट वन तुम्हारे पास करेक्ट हो गया, इसको ध्यान रखना। इसको बहुत लोग अगर फॉल्स भी करे तो ये सेकंड से अच्छा से बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फॉल्स। नहीं 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 नहीं, ये क्यों होगा, सॉरी, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला है कि NaCl के बाद NaCl प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड प्लस K2Cr2O7। तो इसका इसका क्या होता है, इसका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है। क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है, ये टेस्ट का नाम। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या होगा, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट में क्या होता है, डीप रेड कलर होता है। डीप रेड कलर वेपर्स
डीप रेड कलर होता है और वेपर्स आता है ऑफ किसका आता है CrO2 Cl2 CrO2 Cl2 का आता है तो CrO2 का Cl2 तो इसमें दिया है और इसमें दिया है और इसमें CrO2 Cl2 में अगर देखने जाओगे तो क्रोमियम का कितना है क्रोमियम का +6 है और ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम इन CrO2 Cl2 कितना हो जाएगा +6 आ जाएगा ठीक है CrO2 Cl2 का +6 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया तो सिंपली क्लोराइड टेस्ट का डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया उसमें तो और ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं है देखो बहुत बेसिक्स वाला क्वेश्चंस आ रहा है इस क्वेश्चंस में मतलब उतना ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है सिंपली तुम देखो और उसका क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो मतलब इसमें स्टोइशियोमेट्री देखो जो जो क्वेश्चंस आया पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा वेटेज रखता है मतलब जो 11th का टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़ के जाना तो हो जाएगा देखो क्लास 12 में मेनली फोकस्ड होता है ऑर्गेनिक पार्ट तो सबको आ ही जाता है ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक का थोड़ा ध्यान से चलो इनऑर्गेनिक में अगर रिएक्शंस आ जाए तो तुम्हारे पास बहुत सही चल रहा है अगर तुम्हें रिएक्शन पे दिक्कत आ रहा है तो भाई मर जाओ और कुछ करना नहीं है तो उसके बाद 8 के बाद 9 पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा इसमें बहुत लोग गलती करके आएगा ये 9th वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा तो 9th वाला क्वेश्चन जो केमिकल बॉन्डिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इधर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जब कंपटीशन किया है सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि भैया इतना पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जब भी बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ मेरे पास घटता है मगर ये हमेशा नहीं होता इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है हम लोग एक हर टाइम नहीं लगाया था एक कोई भी स्टेटमेंट बोला कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा ये हमेशा ट्रू कभी नहीं होगा ये ट्रू होने के लिए तुम्हारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ देखो तुम्हारे पास पहले देखो कि वो कौन सा ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है पहले चेक करो कि ऑर्बिटल ओवरलैप किस में हो रहा है ऑर्बिटल ओवरलैप मतलब सीधी बात है तुम्हारे पास जो है तुम ग्रुप नंबर चेक करो उसका पीरियड नंबर चेक करो कि कौन सा पीरियड से पीरियड नंबर पहले चेक करो तो तुम्हारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन तुम्हारे पास क्या है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है कार्बन सारे केसेस में प्रेजेंट है और ये सेकंड पीरियड का है कार्बन और सामने कौन आ रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन कौन किसका है फर्स्ट पीरियड का है कार्बन फर्स्ट पीरियड और कार्बन का जो ओवरलैप होगा कार्बन हाइड्रोजन का ओवरलैप कार्बन हाइड्रोजन का जो ओवरलैप होगा उस किसका होगा वो तुम्हारे पास टू टू एस हो जाएगा 2s और 1s का ओवरलैप हो जाएगा 2s और 1s का ओवरलैप होगा ना उसके बाद मतलब टू sp3 2s 2p का ओवरलैप बोल दो 2s कुछ भी बोल दो उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी इसका n इक्वल टू 2 हो जाएगा और इसका 1s से ओवरलैप हो जाएगा ठीक है उसके बाद तुम्हारे पास सॉरी इसका क्या ही ड्रॉ कर दिया इसके बाद तुम्हारे पास क्या है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इसका भी सेकंड पीरियड है इसका भी तुम्हारे पास सॉरी इसका 1s क्यों होगा इसका 2p से होगा इसका 2p हो जाएगा इसका भी 2p हो जाएगा इसका भी 2p 1s हो जाएगा और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इसका भी क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा अब इस केस में जब तुम्हारे पास जो पहला केस आया उसमें टू इसमें n = 1 आया ना तो जब भी तुम्हारे पास शेल नंबर गिर जाएगा शेल नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा डोमिनेटेड होता है तो तुम्हारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब तुम्हारे पास जो n = 1 है n = 1 का वैल्यू गिरा अगर तुम्हारे पास n = 1 का वैल्यू गिरेगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ जो तुम्हारे पास है बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली घट जाएगा तो तुम्हारे पास वो बहुत छोटा बॉन्ड लेंथ होगा तो सबसे ज्यादा छोटा बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन का आ रहा है इधर से तो ये अच्छा कार्बन हाइड्रोजन 1 और 3 दोनों केसेस में है उसके बाद जब तुम्हारे पास सारे के क्या है दोनों के n = सेकंड पीरियड का आया n = सेकंड पीरियड का आया तब तुम चेक करो कि बॉन्ड ऑर्डर तब तुम्हारे पास क्या जाना है पहले देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशन आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर उसके बाद तुम परसेंटेज एज कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में जो भी सोचना है सोचो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ ये कब देखना है जब तुम्हारे पास सेम ये ये कब देखना है जब तुम्हारे पास when you have सेम प्रिंसिपल क्वांटम जब तुम्हारे पास सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बात आ रहा है सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बात आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ हो रहा है तो तुम्हारे पास जो फाइनल ऑर्डर आएगा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो सबसे छोटा हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे पास कौन आ जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का आ जाएगा तो तुम्हारे पास उसके बाद आएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का उसके बाद आएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का और इसका जो अगर तुम्हें मतलब मेरा बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है बहुत सही कोई दिक्कत नहीं इसमें एनसीईआरटी में भी देखने जाओगे एनसीईआरटी में पूरा डेटा वाइज दे
रखा है 107 पिकोमीटर होता है, कार्बन नाइट्रोजन का होता है 116 पिकोमीटर, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का होता है 121 पिकोमीटर और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का आता है 143 पिकोमीटर। ठीक है, ये अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी का डेटा खोल के देख लेना। ठीक है, उसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर इज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर देखने के लिए हमें क्या पता है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कभी बात चल रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो मेरे पास है इसका क्या होता है, अगर तुम मूविंग डाउन द ग्रुप मूव करोगे, डाउन द ग्रुप मूव करने से तुम्हारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। ये हमें अच्छे से पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। और अगर तुम साइड ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड, अगर तुम मूव करोगे मूविंग अक्रॉस द पीरियड अगर तुम मूव करोगे तो तुम्हारे पास सीधा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने से मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अलोंग द पीरियड मूव करने से मेरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अल्टीमेटली इधर देखने जाओगे तो क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। तो क्लोरीन ब्रोमीन में तुम्हें पता है कि क्लोरीन ब्रोमीन से किसका ज्यादा हो जाएगा, क्लोरीन तुम्हारे पास ब्रोमीन डाउन द ग्रुप आ रहा है। और सल्फर और ऑक्सीजन में तुम्हारे पास क्या हो रहेगा, सल्फर और ऑक्सीजन में, हाँ, सल्फर और ऑक्सीजन में भी सल्फर का ज्यादा हो जाएगा और क्लोरीन का इसके लिए ज्यादा हो जाएगा। और तुम्हारे पास इधर अक्रॉस द पीरियड तुम्हारे पास पता है कि जब ग्रुप 17, ये दोनों तुम्हारे पास क्या है, ये दोनों ग्रुप नंबर 17 का है। और ये दोनों तुम्हारे पास क्या है, ये दोनों ग्रुप नंबर 16 का है। तो अगर ये दोनों ग्रुप नंबर 16 का है तो ऑब्वियसली ग्रुप नंबर 17 का ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो ये तुम्हारे पास सही है। स्टेटमेंट 2 में चलते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर का कैरेक्टर तो तुम्हारे पास पहले Pb2+ का आया, उसके बाद Pb4+ का आया। अब देखो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, आयनिक कैरेक्टर किसमें बढ़ता है, अगर तुम्हारे पास इधर तुम्हारे पास सारे के सारे कैटायंस दिया है, मतलब जब कंपैरिजन करना है, देखो एनएन एनएन तो सेम है ना, दोनों के पास क्लोरीन क्लोरीन प्रेजेंट है। इसमें दोनों के पास, नेक्स्ट में दोनों के पास, दोनों के पास क्लोरीन क्लोरीन प्रेजेंट है, दोनों के पास क्लोरीन क्लोरीन प्रेजेंट है। अब चेंज तुम्हारे पास क्या होगा, यूरेनियम क्या होगा, तो पहले लेड 2+ लेड 4+ उसके बाद लेट यूरेनियम 6+ आएगा, यूरेनियम 4+ आएगा। और लास्ट में कंपाउंड में Sn2+ आएगा, और सॉरी Sn4+ आएगा और ग्रेटर देन दिया Sn2+। अब तुम्हें पता है जितना ज्यादा, ये सिंपल टर्म्स में, जितना ज्यादा तुम्हारे पास कैटायनिक चार्ज अगर बढ़ रहा है, कैटायनिक चार्ज अगर बढ़ेगा, तुम्हारे पास क्या होगा, पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगा। अगर तुम्हारे पास पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली तुम्हारे पोलराइजेशन पावर इंक्रीज अगर होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर, क्योंकि पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगा, वो तुम्हारे पास क्लोरीन से खींचेगा ज्यादा। तो तुम्हारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीमेंट होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर का डिक्रीमेंट हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो आयनिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज होगा, तुम सीधी बात बताओ, लेड 4+ का आयनिक कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। यूरेनियम 6+ है, तो इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा। इसका अगर पोलराइजेशन पावर सीधी बात है ज्यादा हो जाएगा तो UF6 ग्रेटर देन तो इसका भी सिंपली कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। सारे के केसेस में क्या दिया है, सारे के केसेस में कोवेलेंट कैरेक्टर तुम्हारे पास ज्यादा दिया है। तो स्टेटमेंट 1 तुम्हारे पास करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 तुम्हारे पास इनकरेक्ट हो गया। तो हाँ, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन 10 में और कोई दिक्कत है। तो क्वेश्चन 10 तक सबको क्लियर है। क्वेश्चन 10 अगर क्लियर है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, अमंग Mn H2 होल 6 2+ एंड Cr H2 होल 6 2+, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज Mn H2 होल 6 2+। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर तुम देखने जाओगे तो तुम्हारे पास क्या है, मैंगनीज H2 होल 6 2+ है, और तुम्हारे पास क्या है, क्रोमियम H2O होल 6 2+ है। अब सीधी बात है, इधर मैंगनीज 2+ है और वाटर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, इधर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तुम Mn2+ में तुम्हारे पास D5 सिस्टम है, Cr2+ में इधर तुम्हारे पास D4 सिस्टम है। D5 सिस्टम को ड्रॉ करने जाओगे तो तुम्हारे पास 1 2 3 और इधर 4 5 आ जाएगा। और इधर चार इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और इधर 4 आएगा। तो इधर तुम्हारे पास T2G है और इधर तुम्हारे पास Eg है, इधर Eg और इधर तुम्हारे पास T2G है। तो T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो तुम्हारे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी हो जाएगा, वो तुम्हारे पास
0.4 इंटू तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास 2/5 इंटू ये माइनस में जाएगा इंटू कितने इलेक्ट्रॉन से इतने 5 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इतने 5 इलेक्ट्रॉन से और इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी देखने जाओगे, इसका माइनस में कितना आएगा 0.4 इंटू तो माइनस 1.6 डेल नॉट आएगा और इसके लिए माइनस 2 डेल नॉट आएगा। तो अगर इसका माइनस 2 डेल नॉट आ रहा है ऑब्वियसली तो ये ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी मतलब ये कौन सा एनर्जी होता है, एक्सोथर्मिक एनर्जी होता है। एक्सोथर्मिक होगा तो ये मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इसका -2 डेल्टा नॉट एनर्जी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो इसका मोर एनर्जी रिलीज होगा। तो तुम्हारे पास MnH2 होल 6 2 प्लस का स्टेबिलाईजेशन एनर्जी तुम्हारे पास स्टेबिलाईजेशन क्या हो जाएगा, CrH2 होल 6 2 प्लस से ज्यादा हो जाएगा। तो तुम्हारे पास पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है एफिशिएंसी और एफिशिएंसी। तो तुम्हारे पास जो पहला है उसमें Fe3 प्लस प्रेजेंट है, उसके बाद Fe2 प्लस प्रेजेंट है। Fe3 प्लस प्रेजेंट है तो D5 सिस्टम है, Fe2 प्लस प्रेजेंट है तो D6 सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, अगर D5 सिस्टम प्रेजेंट है तो उसके लिए तुम्हारे पास D5 सिस्टम और Fe CN6 3 माइनस है, उसमें 3 माइनस है तो साइनाइड तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साइनाइड तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर साइनाइड तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो तुम्हारे पास जो Fe3 प्लस होगा उसका इसका ऐसे डायग्राम बनेगा, एक दो, तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, जस्ट सेकंड ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 1 2 3 4 और इधर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 1 आ गया। n = 1 आ जाएगा तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस टू 1 प्लस 2। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली √3 हो जाएगा, √3 मतलब 1.73 bm आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका तो 1.73 bm आ जाएगा। और उसके बाद Fe2 प्लस सिस्टम में चलते हैं। Fe2 प्लस सिस्टम में इसमें भी फेरम Fe4 माइनस सिस्टम है। तो तुम्हारे पास Fe अल्टीमेटली क्या है, Fe2 प्लस सिस्टम में प्रेजेंट है। अगर Fe2 प्लस सिस्टम में प्रेजेंट है मतलब D6 सिस्टम है, D6 सिस्टम है तो इधर 1 2 3 सॉरी 1 2 3, हाँ इस पर इलेक्ट्रॉन चला गया। तो तुम्हारे पास 4 5 6 इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो n = तुम्हारे पास 0 है तो इसके इसमें क्या है, इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रेजेंट है तो तुम्हारे पास जो म्यू का वैल्यू हो जाएगा n × n+2 है ना, तो अल्टीमेटली भाई इसका 0 ही आ जाएगा। तो इसका अगर 0 आ गया तो इसका तो स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल इसका ही क्वेश्चन था, इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन 12 अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद केसीएन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा याद रखना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसलिए हम लोग SN1 SN2 पढ़ लेते हैं, सॉल्वेंट का कोई रोल ही नहीं देखते। सॉल्वेंट का रोल देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब तुम्हारे पास SN1 डोमिनेट करता है कि सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक NU माइनस सब्स्टिट्यूशन। SN1 ही हम लोग बोलते हैं, इसी SN1 से नाम से बहुत ज्यादा प्यार है हमें। अब SN1 के तुम्हारे पास जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो इसके ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें पता है यूनिमोलिकुलर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड करेगा। और चारों केसेस में तुम्हें पता है जो केसीएन है वो साइनाइड आएगा, साइनाइड आके इधर अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर निकल देगा। तो तुम्हारे पास जो कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन का इधर क्या बन जाएगा, CH2 प्लस बन जाएगा और इधर तुम्हारे पास OH बन जाएगा। इधर तुम्हारे पास क्या बन रहा है, इधर तुम्हारे पास CH2 प्लस, इधर भी तुम्हारे पास CH2 प्लस बनेगा और इधर तुम्हारे पास NH2 बनेगा। इधर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, इधर भी तुम्हारे पास CH2 प्लस बन रहा है और इधर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, NO2 रहेगा और इधर तुम्हारे पास क्या रहेगा, CH2 प्लस रहेगा और इधर मेटा पोजीशन में NO2 प्रेजेंट है। अब तुम्हें अच्छे से पता है ये सबसे ज्यादा स्टेबिलाईज कौन करेगा, OH और NH2 तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ये प्लस आर से प्लस M से तुम्हारे पास डोनेट करेगा। इधर इधर भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इधर भी तुम्हारे पास ये प्लस M से डोनेशन करेगा। अगर ये प्लस M से तो NH2 तो डोनेट करेगा, इधर OH भी इधर तुम्हारे पास डोनेट करेगा। NO2 तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये पैरा पोजीशन से खींचेगा तो -M से खींचेगा और इधर NO2 तुम्हारे पास क्या है, मेटा पोजीशन में प्रेजेंट है। अगर मेटा पोजीशन में प्रेजेंट है तो ये
-I से खींचेगा, तो तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? सबसे ज़्यादा अब तुम्हें पता है कि डोनेशन पावर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बात करूँ, तो प्लस M का ऑर्डर क्या होता है? प्लस M में तुम्हारे पास NH2 का ज़्यादा होता है, OH से NH2 का ज़्यादा होता है, OH से, तो तुम्हारे पास जो B है वो सबसे ज़्यादा आ जाएगा, B के बाद A आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 1 और 3 तो नहीं होगा। उसके बाद D और C में देखें, तो C तुम्हारे पास सबसे पीछे चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि NO2 पैरा पोजीशन से सबसे ज़्यादा खींचेगा और सबसे ज़्यादा द कार्बोकैटायन विल बी द इस केस के लिए द कार्बोकैटायन विल बी द मोस्ट अनस्टेबल अनस्टेबल तो कार्बोकैटायन will be the most unstable will be the most unstable ठीक है will be the सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा कार्बोकैटायन। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में मैच द करेक्ट ऑप्शन करने के लिए बोला है। इस क्वेश्चन के लिए देखो, सीधी बात है, तुम्हारे पास अच्छा इसका इसमें अगर करने जाओगे, तुम्हारे पास सिंपली जो रिएक्शन का वो पूछा है, तो अ, एक सेकंड, हाँ, जस्ट अ सेकंड, इस क्वेश्चन में कुछ गलती है। मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास इस क्वेश्चन के लिए, अरे यार क्या हो गया, हाँ, इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास सीधा नेम रिएक्शंस दिया, नेम रिएक्शंस का रिएजेंट पूछा और कुछ पूछा नहीं। देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गैटरमैन रिएक्शन का देखो, गैटरमैन कॉच रिएक्शन तुम्हारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेजेंस पे होता है, तो बी का तुम्हारे पास ऑप्शन 3 आ जाएगा। उसके बाद स्टीफन रिएक्शन दिया। स्टीफन रिएक्शन किसका होगा? स्टीफन रिएक्शन में तुम रिडक्शन करोगे तो एसएनसीएल2 का रिडक्शन होता है। एसेंशियल यूज करते हैं, और डोजनबर्ग रिएक्शन का H2 पैलेडियम, इसमें क्यूनोलिन एजेंट यूज होता है। तुम्हारे पास जो पैलेडियम यूज होगा, पैलेडियम, तो तुम्हारे पास इसको बहुत ज्यादा रिडक्टिव बना देता है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो इटर्ड रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? इसके इटर्ड रिएक्शन होगा CrO2 Cl2 के प्रेजेंस में। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली आ क्या रहा है? ए का फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद बी का बोलो, तो बी का तुम्हारे पास क्या होगा? बी का तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है। तो ए का 4, बी का 3, सी का क्या आ रहा है? स्टीफन रिएक्शन का सी का 2 आ रहा है, और तुम्हारे पास डी रोजनबार्ड का 1 आ रहा है। ए का 4, बी का 3, A4B3 C2 और D1। तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तो बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में चलते। क्वेश्चन नंबर 14 में तुम्हारे पास, अरे यार इधर ऑप्शंस देना मैंने भूल गया। इधर ऑप्शन इधर ऑप्शन, अच्छा ठीक है, इधर मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। इधर लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मिलाना है। ठीक है, अब देखो, पहले में तुम्हारे पास सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन है, तो सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर CH3 है, इधर CH3 है। उसके बाद इधर तुम्हारे पास ट्रांस टू ब्यूटेन क्या हो जाएगा? इधर CH3 डबल बॉन्ड, इधर तुम्हारे पास CH3 हो जाएगा। अब इन दोनों का बात करो, तो P का तुम्हारे पास क्या आ रहा है? ये तुम्हारे पास स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएगा। अब फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स तो होगा नहीं, दोनों एल्किन प्रेजेंट है। पोजीशन आइसोमर्स नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, और चेन आइसोमर्स तो नहीं है ये। तो तुम्हारे पास ये दोनों तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये दोनों तुम्हारे पास स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएगा। ये दोनों तुम्हारे पास स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएगा, क्योंकि एक में तुम्हारे पास दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हो गया। तो पी का ऑप्शन क्या आ जाएगा? पी का ऑप्शन आ गया 2। उसके बाद क्यों चले, डाई इथाइल ईथर और ब्यूटानॉल, डाई इथाइल ईथर, तो CH3 CH2O CH2 CH3, ये तुम्हारे पास डाई इथाइल ईथर है। और तुम्हारे पास ब्यूटानॉल क्या हो जाएगा? ब्यूटानॉल CH3 CH2 OH, ये तुम्हारे पास ब्यूटानॉल है। ये तुम्हारे पास क्या है? ब्यूटानॉल है। ये तुम्हारे पास ब्यूटानॉल है। ये तुम्हारे पास क्या है? डाई इथाइल ईथर। ये तुम्हारे पास क्या है? डाई इथाइल ईथर है। ये तुम्हारे पास डाई इथाइल ईथर होगा, और तो ये तुम्हारे पास ब्यूटानॉल प्रेजेंट है। अब इसमें तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हें पता है ईथर है, ये ईथर है, और ये ब्यूटान अल्कोहल है, ये तुम्हारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है। और ये तुम्हारे पास क्या है? ईथर प्रेजेंट है। तो दोनों के केसेस में ये तुम्हारे पास ईथर क्या होगा? ईथर दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होगा। तो ये तुम्हारे पास पहला ऑप्शन हो गया इसका। उसके बाद वन ब्यूटिन और टू ब्यूटिन, वन ब्यूटिन का क्या आ जाएगा? वन ब्यूटिन, एक सेकंड,
हाँ, 1 ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? 1 ब्यूटेन मतलब ऐसे तुम्हारे पास आ रहा है और 2 ब्यूटेन का क्या आ जाएगा? 2 ब्यूटेन मतलब जो ट्रांस ब्यूटेन सिस और ट्रांस हम लोगों ने बनाया था ऊपर, सिस और ट्रांस ऊपर बनाया, यही हो जाएगा तुम्हारे पास। तो ट्रांस ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? तो ये दोनों क्या है? पोज़ीशन आइसोमर्स है। इसका तो तुम्हारे पास 3 आ गया और तो तुम्हारे पास सेकंड हो गया और लास्ट का इसका 4th बच रहा है एन ब्यूटेन और आइसोपेंटेन। एन पेंटेन और आइसोपेंटेन का देखोगे तो सिंपली एक सिंपल क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ है। पिछले बार मतलब पिछले वाले जो शिफ्ट है यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा शिफ्ट मतलब शिफ्ट का बेसिस पे चलना बहुत ज्यादा सही होता है। मैंने पिछले भी शीट में मतलब पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले कि ये भी दूसरा शीट में का कॉन्सेप्ट इसका रिलेट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन तो वो रिलेट हुआ है। ये सेम क्वेश्चन आइसोमेरिज्म शिफ्ट 1 में पूछा है, ये शिफ्ट 2 में भी सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो कॉन्सेप्ट्स अगर रिपीट हो रहा है इसलिए थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। उसमें क्या बोला है कि न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन वन फोल्ड लिंकेज। न्यूक्लियोटाइड्स तो वन फोल्ड लिंकेज भाई कंटेन नहीं करता। बायोमोलिक्यूल चैप्टर का सिंपल ये कुछ थोड़ा-सा याद करके चले जाओ खत्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन वन फोल्ड लिंकेज, न्यूक्लियोटाइड्स वन फोल्ड लिंकेज नहीं करता। तुम्हारे पास क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स करता है। कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट्स करता है वन फोल्ड लिंकेज करता है और ये वन फोल्ड लिंकेज का जो बॉन्ड है इसको क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोला जाता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोला जाता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोला जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा तुम्हारे पास, तो ए जितने भी ऑप्शंस है वो कट कर दो। तो तुम्हारे पास ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। उसके बाद बीसी तो कॉमन हो रहा है, तो डी डी पहले देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज ग्रेटर देन एसिड कैटालिसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। ये तो तुम्हारे पास नहीं होगा। एंथैल्पी ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज का ये तुम्हारे पास लेसर होता है देन एसिड हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। ये तो तुम्हारे पास याद करने का क्वेश्चन था, तो ये डी भी नहीं होगा। अब देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉम्पैक्ट फोल्डेड स्ट्रक्चर। सबको पता है कि क्वाटरनरी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। क्वाटरनरी के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वो तुम्हारे पास टर्शियरी का आएगा, टर्नरी का आएगा। मगर क्वाटरनरी क्या है? क्वाटरनरी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है बहुत ज्यादा। तो इधर इसमें अल्फा शीट्स बीटा प्लेट्स का बात होता है, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। और सी ऑप्शन ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तुम्हारे पास जो भी टर्नरी स्ट्रक्चर होता है, तुम्हारे पास टर्नरी स्ट्रक्चर हो गया या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया या फिर तुम्हारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जितने भी स्ट्रक्चर्स है इसका सब कुछ खुल जाता है। खुल के तुम्हारे पास क्या आ जाता है? ये सब कुछ खुल के तुम्हारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसका सब कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर में बन जाता है। तो ये तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ CH3Br विद गिवन न्यूक्लियोफाइल्स। गिवन न्यूक्लियोफाइल जो Nu माइनस है, अब चारों के न्यूक्लियोफाइल, अब Nu माइनस कब अटैक करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ये Nu माइनस बहुत ज्यादा जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उतना जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखेगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डोनेशन डोनेशन एबिलिटी, डेल्टॉन लिख दिया। अबे यार क्या होगा मेरा? डोनेशन एबिलिटी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डोनेशन एबिलिटी तुम्हारे पास गिर जाएगा। अगर सीधी बात है डोनेशन एबिलिटी गिर रहा है तो तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा? ये स्टेबिलिटी, अरे शिट यार, Nu माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखेगा, तो डोनेशन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो तुम्हें क्या देखना है कि अनस्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, अनस्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? Nu माइनस का कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब देखो OH माइनस दिया है, OH माइनस में इधर तो कोई स्टेबिलिटी फैक्टर ही नहीं है। ऑक्सीजन सारे केसेस में ऑक्सीजन है, तो भाई सिंपल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव से ये तो मत सोचना कि ऑक्सीजन भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सारे क्वेश्चन में भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो भाई सारे केसेस में प्रेजेंट है ना। उसके बाद तुम्हारे पास POH माइनस प्रेजेंट है। अब POH माइनस ऑक्सीजन के सामने फिनाइल रिंग है, तो ये क्या कर जाएगा? ये ऑक्सीजन नेगेटिव, इधर तुम्हारे पास थोड़ा सा क्या हो जाएगा? रेजो स्टेबिलाईजेशन दिखा देगा। ये तुरंत थोड़ा थोड़ा रेजो स्टेबिलाईजेशन का मौका मिल रहा है, तो भाई छोड़ेगा थोड़ी, ये तो ले लेगा ना। अब HCO माइनस का देखोगे, HCO माइनस का ऐसे होता है, और इस केसेस में तुम्हारे पास क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इक्विवेलेंट रेजो
स्ट्रक्चर्स बनता है, अगर इक्विवेलेंट रेजो स्ट्रक्चर्स तुम्हारे पास बनेगा और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तुम्हें पता है कि फॉर्मिक एसिड का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होता है फॉर्मेट का, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद तुम्हारे पास चलता है ClO4 माइनस में। ClO4 माइनस का अगर स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो ClO4 माइनस का क्या होगा, क्लोरीन तुम्हारे पास सेंट्रल एटम होता है, इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर O माइनस, इधर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबल होता है, ये बहुत ज्यादा, इसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, तो तुम्हारे पास स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी तुम्हारे पास मैक्सिमम हो जाता है। इसका अगर स्टेबिलिटी मैक्सिमम हुआ तो ClO4 माइनस का सबसे ज्यादा छोटा न्यूक्लियोफिलिसिटी NU माइनस ऑर्डर, NU माइनस ऑर्डर में तुम्हारे पास ClO4 माइनस तो सबसे छोटा होगा। उसके बाद तुम्हारे पास ClO4 माइनस के बाद कौन आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें HCO माइनस में प्रेजेंट है। उसके बाद PHO माइनस का, इसके बाद PHO माइनस का आएगा और उसके लास्ट में OH माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, देयर इज टू sp3 एंड 1 sp2 सेंटर एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इसमें जो शिफ्ट वन में देखा, शिफ्ट वन में जो घटिया मार्क का क्वेश्चन था वो शिफ्ट टू में उतना नहीं देखा। शिफ्ट टू का मुझे, मेरे हिसाब से तो ओनली फॉर केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री के हिसाब से तुम्हारे पास परसेंटेज जो होगा वो शिफ्ट वन के कंपैरिजन में, तो इसमें तो मतलब तुम्हारे पास ज्यादा मार्क्स लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछा है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसमें उतना ज्यादा दिमाग लगाने का कोई कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। मतलब सीधा क्वेश्चन देखो, सीधा क्वेश्चन हो जा रहा है, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हो रहा है जो शिफ्ट वन में लगाने की कोशिश हो रहा था। ठीक है, तो शिफ्ट टू में ज्यादा बकवास कम करते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से लोग, पढ़ने वाले लोग ही देखने आए हैं, तो तुक्के वाले लोग तो भाई मस्त रहो। तो CH3 ये कंपाउंड में देख रहे हैं, CH3 CH2, उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, CH डबल वन कार्बन डबल वन ऑक्सीजन है। तो इधर जो बीच इधर तुम्हारे पास पता है, ये तुम्हारे पास क्या है, एलिन सिस्टम है। ये तुम्हारे पास एलिन सिस्टम प्रेजेंट है। अगर तुम्हारे पास एलिन सिस्टम प्रेजेंट है, ये बीच वाला जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। और इधर पूछा है हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर, सिर्फ कार्बन सेंटर पूछा है, ऑक्सीजन का तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इधर कार्बन जो होगा, ये तुम्हारे पास sp2 सेंटर है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये दोनों तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों तुम्हारे पास sp3 सेंटर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास 2 sp3 सेंटर हो रहा है, 2 sp3 सेंटर हो रहा है, 1 sp2 सेंटर हो रहा है और 1 sp सेंटर हो रहा है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो तुम्हारे पास मतलब ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट टू में चलते हैं। F2 काइडल सेंटर्स, काइडल सेंटर्स एक तो तुम्हें अच्छे से दिख रहा है, ये तुम्हारे पास काइडल सेंटर हो जाएगा, ये तुम्हारे पास काइडल सेंटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में तो क्या ही था, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों तुम्हारे पास करेक्ट है। काइडल सेंटर क्या होता है, जिसमें चारों ग्रुप्स तुम्हारे पास जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। काइडल सेंटर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जिसमें फोर डिफरेंट four different types of group present है, four different types of groups are present, फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर प्रेजेंट। और तुम्हारे पास ये क्या जाएगा, ये तुम्हारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर देगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और सीधी बात, रहना क्या है, तुम्हारे पास कोई पीओएस, तुम्हारे पास कोई पीओएस सीओएस नहीं जाना चाहिए, सीधी बात है। तो ऑप्शन नंबर वन स्टेटमेंट, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया ना, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर थ्री में क्या दिक्कत है, तो ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओहो हो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में वही थोड़ा सा, ये जो पिछले क्वेश्चन में भी जो सल्फर के रिलेटेड पूछा था, इधर फास्फोरस के रिलेटेड पूछ लिया और कुछ नहीं। तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, तो इधर परसेंटेज ऑफ फास्फोरस तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ अननोन कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस 1.49 ग्राम ऑफ Mg2P2O7, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन एन ऑर्गेनिक इन एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ Mg2P2O7 इंटू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इंटू तुम्हारे पास टू इंटू इधर 31 हो जाएगा। और बाई दोनों फास्फोरस प्रेजेंट है ना, तो टू इंटू 31 हो जाएगा। और नीचे तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन, तुम्हारे पास वेट ऑफ अननोन कंपाउंड होगा, वेट ऑफ अननोन कंपाउंड, वेट ऑफ अननोन वेट ऑफ अननोन कंपाउंड हो गया, वेट ऑफ अननोन कंपाउंड हो गया, इनटू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका मोल्स ऑफ 1.49 आएगा, 1.49 बाई तुम्हारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास मैग्नीशियम का 24 हो गया, इसका 24 इंटू टू, प्लस तुम्हारे पास इसका 62 हो जाएगा। और इसका सेवन इंटू 16 कर दो, तो इसका 24 48 प्लस 62 प्लस 7 6 42, और इसका टू हो जाएगा, 7 112 हो जाएगा, 8 2 10 2
छः चार दस, 100, 222 हो रहा है। 222 1.49/222 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 31 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 31, और वेट ऑफ वन नॉन कंपाउंड तो 1 हो जाएगा, इसका इंटू 100 करोगे तो इसका अगर सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन में देख रखो, इसका 41.61 हो जाएगा। ठीक है, इसका तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, जो कि है 41.61। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 19 पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन है। इसमें तुम्हारे पास ई नॉट जो सी एल माइनस AgCl, इसमें सिंपल फॉर्मूला में पुट कर दो ना। सो ई नॉट जो Cl माइनस AgCl है, AgCl और Ag है, ये इसका इक्वल टू क्या आता है? ई नॉट ऑफ Ag प्लस, ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag जा रहा है माइनस, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? -0.059। भाई तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो रहा है? n इंटू लॉग ऑफ 1/kS भी आता है। तो इसका ई नॉट ऑफ Ag प्लस ऑफ Ag प्लस ऑफ Ag तुम्हारे पास क्या दिया है? 0.79, इसका दिया है 0.79 वोल्ट, माइनस 0.059/n इक्वल टू क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो लॉग ऑफ 1/kSp, KSp का वैल्यू कितना दिया है? 10⁻−10 दिया है। तो इधर तुम्हारे पास 0.79 माइनस 0.059 इंटू लॉग ऑफ 10⁻10 है। तो इधर तुम्हारे पास 0.79 माइनस 0.059 इंटू लॉग 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा? इंटू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 0.79 माइनस 0.59 हो जाएगा, तो 0.20 आ जाएगा। 0.20 वोल्ट आ जाएगा, तो तुम्हारे पास 200, तुम्हारे पास 200 मिली वोल्ट आ जाएगा। 200 मिली वोल्ट आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 200 मिली वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 200 मिली वोल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे बोला है, इन द फॉलोइंग फोर मॉलिक्यूल्स वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड फाइंड द परसेंटेज कार्बन इन काइडल कंपाउंड, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 3 क्लोरो। तो 1 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? 1 क्लोरोब्यूटेन ऐसे हो जाएगा, तो इसे ये तो काइडल कंपाउंड नहीं है। उसके बाद 2 क्लोरोप्रोपेन, अरे शिट, 2 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? ये तुम्हारे पास इधर भी CH3 प्रेजेंट है, इधर भी CH3 प्रेजेंट है, और इधर तुम्हारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है। बाकी जो जो बच रहा है वो हाइड्रोजन से फिलअप कर लेना। ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, 2027 वाले तो नहीं देखने वाले, 2026 वाले ही देखेंगे। बाद में जो देखना है तो देख लेना। उसके बाद तो 2 क्लोरोप्रोपेन का तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं। क्लोरीन को थोड़ा सही से लिख दूं, क्या ही लग रहा है, Cl है। ठीक है, उसके बाद 2 क्लोरोब्यूटेन का ऐसे आ जाएगा। 2 क्लोरोब्यूटेन का इधर तुम्हारे पास क्लोरीन आ जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ये तुम्हारे पास ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा, ये तुम्हारे पास ऑप्टिकली एक्टिव आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तुम्हारे पास प्रोपेन कर दिया। सेकंड पोजीशन में दोनों दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और वन पोजीशन पे क्लोरीन प्रेजेंट है। ये भी तुम्हारे किसी हद से मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव नहीं दिख रहा है, तो ये तुम्हारे पास एक ही कंपाउंड बच रहा है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव प्रेजेंट है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रेजेंट है, पूछा गया परसेंटेज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो तुम्हारे पास पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या आ रहा है? CH3CHCl। तो तुम्हारे पास उसके बाद CH2CH3 आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा? 4 कार्बन प्रेजेंट है तो 48 हो गया। 48 प्लस 3 हाइड्रोजन, 4 तो 6 और 3 9, प्लस तुम्हारे पास एक क्लोरीन प्रेजेंट है तो 35.5, तो 48 9 तुम्हारे पास 57, 35.5 92.5 आ गया। 92.5 आ गया, और तुम्हारे पास इधर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग काइडल कंपाउंड क्या आ जाएगा? काइडल कंपाउंड, तो तुम्हारे पास इधर क्या आ जाएगा? इधर तुम्हारे पास 48/92.5, 48/92.5 इंटू 100 इजिकल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 51.89% आ गया। 51.89% आ जाएगा, तो 51.89 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है? फॉर ए लिविंग सेल ऑस्मोटिक प्रेशर इज 12 atm एट 300 केल्विन, विच इज आइसोटोनिक विथ इनिशियल aqueous solution, which is isotonic with NaCl aqueous solution, then strength of NaCl solution in 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर पूछा है। तो इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए सिंपल टर्म्स में तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू IC/T होता है। पाई इक्वल टू IC/T होता है। अगर पाई का वैल्यू तुम्हारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर 12 atm दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर 12 atm दिया है, और आई इंटू तुम्हारे पास NaCl दिया है ना, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो इधर तुम्हारे पास आई का वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? I इक्वल टू 2 हो जाएगा।
तो आई इक्वल टू, इधर तुम चेंज कर ही देता हूँ, इधर तुम्हारे पास टू इंटू, तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास दिया तो नहीं है, फॉर आई लिविंग सेल कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दिया नहीं है, जो कि आइसोटोनिक बोला है। NaCl एक्वा सोल्यूशन के पास आर का वैल्यू तुम्हारे पास 0.08 लीटर एटीएम लेने के लिए बोला है, लीटर एटीएम पर मोल, पर केल्विन, और उसके साथ साथ इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाएगा। तो तुम सी निकालोगे, तो सी तुम्हारे पास 12 इंटू 2 इंटू 0.08 इंटू तुम्हारे पास 300 हो गया। अब इसका 300, 0.08 इंटू 300 तुम्हारे 24 हो गया। तो 12 इंटू 2 इंटू 24, तो तुम्हारे पास 1/4 हो जाएगा। तो सी हो जाएगा 1/4 मोल पर लीटर हो जाएगा। तो तुम्हारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4, ये 1/4 मोल, मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा। अब तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक बोला है ना, आइसोटोनिक बोला, आइसोटोनिक मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास क्या है, इक्वल है। और कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है NaCl एक्वा से, तो 1/4 इंटू मोल लीटर इनवर्स के साथ इसको तुम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मॉलिक्यूलर मास NaCl का क्या हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। तो 58.5 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मतलब मैं मोल से ग्राम में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्राम मोल इनवर्स आता है ना, ग्राम मोल इनवर्स, और मोल कट गया और लीटर इनवर्स रहेगा। तो 1/4 इंटू 58.5 क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास अल्टीमेटली 14.625 ग्राम लीटर इनवर्स हो जाएगा। 14.625 ग्राम लीटर इनवर्स हो गया। तो इसका आंसर तुम्हारे पास किस में पूछा है, इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर में पूछा है। तो इसका तुम्हारे पास लिख सकते हो 1462.5 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर में पूछा है। अगर तुम्हें इंटीजर में पूछा है, इंटीजर में 1462 लिख देना, या फिर 1463 लिख देना। और अगर नॉर्मली पूछा है तो 1462.5 लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में इसमें भी ज्यादा कुछ खास मतलब ज्यादा घटिया क्वेश्चन तो नहीं दिया है। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा ही। H2X का डिसोसिएशन में जाओगे तो H2X का डिसोसिएशन क्या होता है, पहले तो H प्लस और HX में टूटेगा। और ये जो HX है तुम्हारे पास, नॉर्मली जो HX माइनस है, ये बाद में किस में टूटता है, H प्लस में टूटता है और X माइनस में टूटता है। अब देखो, सिंपली तुम्हें बोला है कि 0.x2 माइनस का एट इक्विलिब्रियम, x2 माइनस का, सॉरी इधर x2 माइनस होगा, एक्स टू माइनस का 0.1 मोलर बोला है। अब एक्स टू माइनस का, तो H2X का मान लो, सॉरी इक्विलिब्रियम, अच्छा 0.1 मोलर इसका बोला है, 0.1 मोलर इसका बोला है, तो इन दोनों का कुछ नहीं बोला है। तो 0.1 माइनस एक्स करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एक्स फॉर्मेशन होगा, इसका भी एक्स फॉर्मेशन होगा। अब इसका एक्स फॉर्मेशन इधर है, तो इधर K1 हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसका Ka2 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें x से स्टार्ट किया, जब x x था, इसके बाद x माइनस वाई का फॉर्मेशन होगा। x माइनस, तो ये y और ये y में टूटेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी x माइनस वाई हो जाएगा। और इधर y और इसका x, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, इसका x प्लस वाई हो जाएगा। और इसका भी तुम्हारे पास x प्लस वाई हो जाएगा। अब तुम इधर Ka1 लिखोगे, तो Ka1 मेरे पास क्या आता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू HX माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, उसके साथ साथ बाई H2X का कॉन्सेंट्रेशन आता है। और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और HX माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। और नीचे तुम्हारे पास H2X आता है, H2X क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस एक्स आएगा। आपको तुम Ka2 के बारे में बात करोगे, Ka2 तुम्हारे पास क्या है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, उसके बाद x2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, बाई तुम्हारे पास HX माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास क्या है, x प्लस वाई है, इंटू एक्स टू माइनस का क्या है, y है। और एच एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, एच एक्स माइनस का एक्स माइनस वाई है। तो तुम्हें अगर, अब देखो सीधी बात है, Ka1 का वैल्यू देखो, Ka1 का वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻8। और Ka2 का वैल्यू देखो, Ka2 मतलब 1 इंटू 10⁻13। अब तुम्हें जार से पता है कि x बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होगा y से, तो तुम्हारे पास जो x प्लस वाई का वैल्यू है वो ऑलमोस्ट x का बराबर हो जाएगा, और x माइनस वाई का वैल्यू है वो भी अप्रोक्स x का बराबर हो जाएगा। तो के ए वन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, तो दोनों ऊपर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तुम्हारे पास क्या रहेगा, 0.1 माइनस एक्स। और तुम्हारे पास जो Ka2 है, Ka2 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर एक्स वाई आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ गया, नीचे तुम्हारे पास एक्स माइनस वाई आ जाएगा।
अगर इतना कर लिया, अब देखो इन दोनों के साथ साथ अब तुम्हें इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया। इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया तो इससे तुम्हारे पास एक काम करो ना, इससे तुम्हें क्या निकालना है इधर, 0.1 माइनस एक से, अच्छा 0.1 माइनस एक से उसको भी तुम क्या लिख सकते हो, 0.1 माइनस को भी 0.1 करीब करीब लिख सकते हो। इससे तुम्हें वाई निकालना है। वाई निकालने के लिए तो सीधी बात, तो तुम क्या करोगे, इसको 0.1 मान लिया तो एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर करीब करीब क्या आ जाएगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -8 आ गया। तो एक्स 2.5 इंटू 10 टू द पावर -8 आ गया, और इंटू 0.1 आ जाएगा, मतलब 1/10 10 टू द पावर -9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। तो इधर तुम्हारे पास अल्टीमेटली एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -5 आ गया। एक्स इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -5 आ गया, तो एक्स एक्स माइनस वाई से, अरे शिट शिट, ये तुम्हारे पास इतना कुछ करना ही नहीं था। एक्स माइनस वाई को भी हम लिख सकते हैं ना एक्स, तो ये अल्टीमेटली वाई आ गया ना। तो के ए टू का वैल्यू तुम्हारे पास वाई आ गया। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 10 टू द पावर -13 आ जाएगा ना, 10 टू द पावर -13 आ गया। पूछा क्या, पूछा तुम्हारे पास x2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, x2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली तुम्हारे पास y है ना। तो y का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -13 आ जाएगा। तो इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर, सॉरी इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15 बोला है। इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 100 इंटू 10 टू द पावर -15 लिख सकते हो। तो इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15, मतलब तुम्हारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तुम्हारे पास 100 हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 अगर क्लियर हुआ, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 20, अरे क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 तीनों क्वेश्चन बचा है। तीनों क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, सीधी बात है, पिछले वाले में भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे, मैं सीधा बोल रहा हूँ ना, इसलिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो क्वेश्चन पहले मतलब पिछले शिफ्ट में पूछ लेता है, ये सेम कहानी अगले दिन भी होगा, नेक्स्ट दिन देख लेना, 22 जनवरी में भी सेम कहानी हो रहा है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बोला है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड containing 15 ग्राम solute in 150 ग्राम solvent in 0.5 degree centigrade and relative lowering in pressure, paper pressure x into 10 to the power -2 दिया है, and find एक्स। तो तुम्हारे पास जो डेल्टा टीबी होगा, ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, डेल्टा टीबी लोअरिंग ऑन, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी होगा। तो इधर तुम्हारे पास इधर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट बोला है, और तुम्हारे पास आई तो तुम्हारे पास पता नहीं, और मोलालिटी भी पता नहीं, के बी पता है, के बी तुम्हारे पास 5 है। तो आई इंटू मोलालिटी इंटू तुम्हारे पास 5 हो जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हारे पास आई एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1 आ रहा है। आई इंटू मोलालिटी तुम्हारे पास 0.1 आ रहा है। अब लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब तुम्हारे पास पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इजकल टू तुम्हारे पास शाई होता है, तो शाई के जगह, मोल फ्रैक्शन के जगह तुम क्या लिख सकते हो, आई इंटू मोलैलिटी इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास 1000 हो जाएगा। अब इसका तुम सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हारे पास 0.1 इजकल इंटू 300, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 3000, 300/1000, तो अल्टीमेटली इसका 0.03 बन जाएगा। तो इसका 0.3, तो तुम्हें पूछा है कि वेपर प्रेशर 3x इंटू 10 टू द पावर -2 पे लिखना है, तो इसका ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 में लिखना है। तो इसके बाद x इक्वल टू ऑलमोस्ट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो एज्यूम डाइल्यूट सोल्यूशन, तो x इक्वल टू 3 आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल टाइप में 3 आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है कि अमोंग V3 प्लस टाइटेनियम 2 प्लस निकल 2 प्लस Fe2 प्लस CO2 प्लस फॉर विच spin only magnetic moment greater than 3 aega and which come from high spin octahedral complex, find the sum of unpaired electron। high spin octahedral complex कौन फॉर्म करेगा, high spin octahedral कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए तुम्हारे पास D6 से ज्यादा होना चाहिए। D6 से ज्यादा होगा तो तुम्हारे पास इधर निकल टू प्लस, निकल टू प्लस, तो निकल टू प्लस वो निकल टू प्लस D8 सिस्टम हो जाएगा, निकल टू प्लस D8 सिस्टम हो जाएगा। तो ये क्या हाई स्पिन कौन फॉर्म करेगा, फिर हाई स्पिन फॉर्म कर सकता है, Fe2 प्लस फॉर्म कर सकता है, और इधर तुम्हारे पास CO2 प्लस फॉर्म कर सकता है। कैन फॉर्म कैन फॉर्म कैन फॉर्म हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये दोनों क्या है, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। अगर ये दोनों हाई स्पिन, तो Fe2 प्लस का देखो, Fe2 प्लस के केसेस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, D6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर तुम्हारे पास 3D6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इधर इसका T2G होगा, इधर इसका T2G होगा, इसके ऊपर Eg होगा, तो 1 2 3 4, इधर 6 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 5 और एक 6 हो गया। तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 आ रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। पूछा है कि सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोस कॉम्प्लेक्सेस, सम ऑफ, तो इसका पास, अगर तुम्हारे पास चार्ट है, तुम्हें पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो इंटीजर आता है, मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। ये याद रखना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 है। सिंपली तुम्हें अगर कोबाल्ट 2 प्लस का देखना है, तो कोबाल्ट 2 प्लस मतलब 3D7 है, तो D7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो, तो T2G में और T2G में फिल करने जाओगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो तुम्हारे पास n इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास 3 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो ये भी तुम्हारे पास 3 पॉइंट समथिंग हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। तो तुम्हारे पास टोटल सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू तुम्हारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 7 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का टोटल सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, तुम्हारे पास 7 हो रहा है। इतना क्लियर है? इतना अगर क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। NO2 में, एक तो भाई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ना हो तो मजा ही क्या आता है। ये तो मतलब मस्त क्वेश्चन है, सिंपली बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो NO2 के साथ ब्रोमीन Fe2 दिया है, तो इसका रिएक्शन तो तुम्हें, मतलब ये क्वेश्चन तो कितना बार किया हो, मतलब क्या ही बोलूँ। इधर NO2 है, NO2 के सामने ब्रोमीन और आयरन दिया, आयरन ब्रोमीन दिया, तो ये मेटा पोजीशन में क्या होता है, मेटा पोजीशन में ब्रोमीन का एडिशन कर देता है, मेटा पोजीशन में ब्रोमीन का एडिशन कर दिया। अब Sn प्लस HCl, ये रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा, डिफेंशन रिएक्शन करेगा, तो तुम्हारे पास NH2 जो, ये NO2 जो है, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद SNHCl हो गया, Br2 हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, pH न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये तो कुछ मतलब नहीं है, pH न्यूट्रल सॉल्यूशन। उसके बाद पूछा गया ब्रोमीन H2, Br2H2, जो होता है ना, मतलब H2H, ये जो HCl है, ये तुम्हारे पास डाइल्यूट, थोड़ा एसिडिक कंडीशन हो जाता है। एसिडिक कंडीशन होने की वजह से ये थोड़ा, तुम्हारे पास Cl माइनस इधर कनेक्टेड होता है, NH3 प्लस होता है, ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इधर ब्रोमीन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ब्रोमीन वाटर दोगे, इधर ब्रोमीन और वाटर फॉर्मेशन करोगे, तो ये क्या करता है, NH2 तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका पैरा पोजिशन में तुम्हारे पास ब्रोमीन लग जाएगा, NH2 का ऑर्थो पोजिशन में दोनों में ब्रोमीन लग जाएगा, इधर मेटा पोजिशन में ब्रोमीन था, इधर पैरा पोजिशन में भी ब्रोमीन लग जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पास क्या दिया, Na NO2 और डाइल्यूट HCl दिया, Na NO2 डाइल्यूट HCl, मतलब तुम्हारे पास डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होगा, डायजोटाइजेशन रिएक्शन अगर होगा, तो तुम्हारे पास सीधा क्या है, ये इसमें तुम्हारे पास N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा, इधर ब्रोमीन है, इधर तुम्हारे पास ब्रोमीन है, इधर तुम्हारे पास ब्रोमीन है, इधर तुम्हारे पास ब्रोमीन है। उसके बाद N2 प्लस Cl माइनस के बाद तुम्हें पता है कॉपर ब्रोमीन से इसने हिट किया, तो कॉपर CuBr और हीटिंग किया, तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली इधर N2 गैस से हट जाएगा, और इधर तुम्हारे पास ब्रोमीन लग जाएगा, इधर ब्रोमीन, इधर तुम्हारे पास ब्रोमीन, इधर तुम्हारे पास ब्रोमीन, और इधर तुम्हारे पास ब्रोमीन, एक ही पोजीशन रोक जाएगा जो कि हाइड्रोजन होगा, तो नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन द मेजर प्रोडक्ट, ये तुम्हारे पास 5 हो गया। तो ठीक है, यही तुम्हारे पास 25 क्वेश्चन था, जो कि 25 क्वेश्चन हम लोग केमिस्ट्री में शिफ्ट 2 में तुम्हारे पास टोटल आया था। ठीक है, तो आज का वीडियो में जितने भी तुम क्वेश्चंस किए, ये तुम्हारे पास शिफ्ट 2 में देखे। अब देखो, मुझे जो बोलना था कि जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में देखे, इसमें ऑलमोस्ट 3-4 कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास ऑलरेडी ये एक दूसरे से कॉमन जा रहा है। अगर एक दूसरे से कॉमन जा रहा है, तो ये क्वेश्चंस को ध्यान से करके जाओ। ये वाला शिफ्ट मुझे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान लगा, रेदर देन शिफ्ट 1, मेरा बेसिस से। अब लोगों का डिपेंड करेगा, लोगों का फिजिकल ज्यादा, तो मुझे ये शिफ्ट थोड़ा सा ऑर्गेनिक डोमिनेट ज्यादा लगा। तो एक वीडियो तो मैं कर दूंगा, जिसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जिसमें मैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का कंपैरिजन में, कि किसका किसका कितना परसेंटेज में आया, और किसका कितना वेटेज करके जाओ सेकंड, मतलब दूसरे शिफ्ट के लिए, वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। मतलब कल कर दूंगा, आज का तो कुछ नहीं। तो दोनों पेपर शिफ्ट 21 जनवरी 22 जनवरी दोनों पेपर में ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बाद मैं पूरे तरीके से बता दूंगा। और
मेहनत करते जाओ, हो जाएगा तो उसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर एक दिन कर लोगे तो भला ये वाला जो देख रहे हो ना, ये मतलब ये लोगो मिल जाएगा एक दिन, ये आईआईटी दिल्ली का लोगो है। ये मतलब उतना ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करता है, बस सही सही डायरेक्शन पे मेहनत कर लो तो हो जाएगा, उतना ज़्यादा कुछ घिसाना नहीं है। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। और मैंने पिछले वीडियो में नहीं बोला था, मगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना हेल्थ के ध्यान रखो, क्योंकि अभी जेईई मेंस चल रहा है। और थोड़ा-सा अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ। और जितना सही तरीके से, ऐसा बहुत लोग बोलेंगे शांत रहो, भाई ये सब नहीं होता। अल्टीमेटली तुम्हें भी पता है, इन रियलिटी तुम शांत नहीं रह सकते। जेईई का पहले दिन में अंदर टीवी लेके सिनेमा हॉल देख के नहीं जा सकते। सब लोग चिल करने बोलेगा। ये सब थियोरेटिकल बातें हैं जो कि पिछले 2 जन्म से हम लोग 20 साल से सुनते आ रहे हैं, तो वही बोल देते हैं कि भाई पहले दिन में सोते रहो, मम्मी-पापा के साथ टाइम बिताओ, भाई सीधा फ़ॉर्मूलाज़ भूल जाओगे। कुछ नहीं कर दो। तो बस थोड़ा-सा मतलब अपने दिमाग खुल के काम करना। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपना दिमाग खोल के काम कर लो, उतना ही ज़्यादा काफ़ी है। तो उसके बाद और थोड़ा-सा मतलब देखो कि इधर-उधर क्या चल रहा है। और मतलब अपने प्रिपरेशन का मतलब लास्ट दिन है ना, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस है, उसको इसको मतलब यूज़ कर लो। जितना भी फ़ॉर्मूलाज़ मन में बस बैठे रहो, बैठ में दिमाग को शांत करके मेमोरी में चलाओ कि ये फ़ॉर्मूला मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो हो जाएगा तो हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उतना ही चाहिए था। और आज के लिए वीडियो इतना ही था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का 22 जनवरी शिफ्ट 1 पे मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और स्टे सेफ। मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट ही गुड मॉर्निंग हो गया। बाय। वीडियो अपलोड होगा 7 बजे। और आज 22 जनवरी है, 22 जनवरी का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 तो आ जाएगा। इसका भी आज ही रात को, मतलब दोपहर और रात को आ जाएगा। ऑब्वियसली उतना ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जैसे मतलब जल्दी तो नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मिल जाए तो ही मैं वीडियोस बनाता हूँ। और दूसरे इंस्टीट्यूट से ही मुझे वीडियोस लेना पड़ता है, मुझे क्वेश्चंस लेना पड़ता है। मेरा खुद का तो इतना सोर्स नहीं है कि साढ़े 25 क्वेश्चन ले लूँ। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। गुड नाइट।